तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने आपका बिहार का सामान्य परिचय से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम कराने वाले हैं बिहार का इतिहास। बिहार का इतिहास में जो प्राचीन बिहार का इतिहास है उसमें आपका पाषाण काल, वैदिक काल, 16 महाजनपद काल, मौर्य वंश, गुप्त वंश, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कंप्लीट कराएंगे। आज हम आपको पाषाण काल साथ ही वैदिक काल कंप्लीट कराएंगे। इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सीरीज़ कंप्लीट कराएंगे। फिर आपका जो महाजनपद काल, मौर्य वंश और बौद्ध धर्म, इनकी वीडियोस अलग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कि प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत, यानी कि जो प्राचीन बिहार के इस तरह जो इतिहास के स्रोत हैं वो कौन कौन से। तो एक तो आपका पुरातात्विक स्रोत से इसके बारे में पता चल सकता है, दूसरा ही आपका साहित्यिक स्रोतों से भी जो बिहार के जो इतिहास है उसके बारे में जान सकते हैं। कौन कौन से हैं? पुरातात्विक और साहित्यिक। अब हम बात करेंगे पुरातात्विक की। तो पुरातात्विक से संबंधित क्या क्या पूछ सकते हैं, जैसे पुरातात्विक में आपका आएगा जो ऐतिहासिक युग के, जैसे मुंगेर है, चिरांद कुशारण, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना, सोनपुर, इनसे जो ताम्र प्रस्तर की जो वस्तुएं और मृदभांड प्राप्त हुए हैं उनसे भी बिहार का इतिहास के बारे में पता चलता है। साथ ही आपके जो मौर्यकालीन अभिलेख हैं, जैसे कि लौरिया नंदगढ़ का अभिलेख है, लौरिया अरेराज का अभिलेख है, साथ ही रामपुरा आदि से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनसे भी आपका बिहार के इतिहास के बारे में पता चलता है। वहीं आपकी बराबर की गुफाएं हैं, राजगिरी है, नालंदा है, पाटलिपुत्र है, विक्रमशिला है, इन सब जो स्मारक है, इन स्मारकों से भी आपके बिहार का इतिहास के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ आपके जैसे खुदाई से प्राप्त हुए सिक्के, मनके, मूर्तियाँ, इनसे भी ये आपके ऐसे पुरातात्विक स्रोत हैं जिनसे हमें बिहार के बारे में पता चलता है। तो ये तो आपके हो गए पूरे पुरातात्विक स्रोत। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको बस स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और इसे एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके साहित्यिक स्रोत में। तो साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है, जैसे कि आपकी रामायण हुई, महाभारत हुई, पुराण हुए, इनसे भी आपके साहित्यिक स्रोत में आते हैं। बौद्ध रचनाएं हैं, जैसे अगुंतर निकाय है, दीर्घ निकाय है, विनय पिटक है, साथ ही जैन रचनाएं हैं, भगवती सूत्र आदि जो साहित्यिक स्रोत हैं, इनसे आपके बिहार के इतिहास के बारे में पता चलता है। और इसी के साथ साथ जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका है, फायान है, इत्सिंग है, हुएंग सांग है, जब ये भारत में आए थे तो उन्होंने यात्रा वृत्तांत अपना लिखा था, उससे भी हमारे बिहार के इतिहास के बारे में पता चलता है। उसी के साथ साथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, और भी जो लेखक हुए थे उनसे आपके बिहार के इतिहास की विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो जो बिहार की हम जानकारी कैसे ले सकते हैं, एक तो हम पुरातात्विक स्रोत से ले सकते हैं और दूसरा साहित्यिक स्रोत से ले सकते हैं। ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अगर इसमें थोड़ी बहुत भी आपको थोड़ी बहुत डाउट लगता है किसी चीज़ में तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर ये साहित्यिक स्रोत है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे पाषाण काल। ठीक है, हमने आपको ऊपर ही बता दिया था, जैसे कि अब पाषाण काल, तो पाषाण काल को आज हम कंप्लीट करेंगे और वैदिक काल को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, दो टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे अपने बिहार के इतिहास से। ठीक है, तो पाषाण काल, तो जो पाषाण काल है, इस काल में जो मानव क्या करते थे, आखिर यानी कि शिकार करते थे और खाद्य संग्रह करते थे। क्या करते थे, जो भोजन है भोजनों को इकट्ठा करते थे और क्या आखिर करके। ठीक है, इसी में हम आगे चलेंगे। आगे रहेगा आपका कि बिहार, दक्षिण बिहार में जो आपका मुंगेर है, नालंदा है, ये बड़े और खुरदरे पत्थरों के, तो जैसे कि ये हो गया कि पूछ लेगा कि पाषाण काल में मनुष्य क्या करता था। तो पाषाण काल में क्या करता था मनुष्य, आखेट करता था और खाद्य संग्रह यानी कि शिकार करता था और भोजन को इकट्ठा करता था। ठीक है, इसी के साथ आगे रहेगा आपका कि दक्षिण बिहार, तो दक्षिण बिहार से जो आपका मुंगेर है, नालंदा है, यहाँ से बड़े बड़े और खुरदरे पत्थर की कुल्हाड़ी, चाकू और खुरपी प्राप्त हुए। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बिहार में वह कौन सा स्थान है जहाँ से कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी आदि प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा कि मुंगेर और नालंदा से। ठीक है, अब ये है कि जो ये अवशेष हैं वो कितने पुराने हैं, तो ये जो अवशेष आपके कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी हैं, ये 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। कब हैं, 1 लाख ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, अब आता है आपका मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में क्या होता था, तो उस समय भी जो मानव होता था वो आपके आखिट करता था, खाद्य संग्रह करता था और पशुपालन स्टार्ट हो गया था। क्या, और पशुओं में भी क्वेश्चन आता है कि मानव ने सबसे पहले कौन सा पशु पाला था, तो कुत्ता पाला था। कौन सा, कुत्ता। ठीक है, फिर है कि दक्षिण बिहार में जो आपका मुंगेर है, वहाँ से छोटे आकार के तेज धार वाले औजार प्राप्त हुए थे। कहाँ से, जो छोटे छोटे आकार के तेज धार वाले जो औजार थे वो आपके मुंगेर से प्राप्त हुए थे। ठीक, और ये कितने पुराने हैं, तो ये आपके 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व के हैं। कितने हैं, 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, कंटेंट भी समझ आ रहा होगा। फिर आता है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्या था, तो तब मनुष्य जो होता था वो खाद्य
खाद्यों का उत्पादन करने लगा था, साथ ही मानव बस्तियों में रहने लगे थे। किसमें? बस्तियों में रहने लगे थे। और इसमें जो अवशेष हैं वो आपके बिहार के मैदानी भागों से प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार के जो मैदानी भाग है वहाँ से, जैसे कि चिरांद है, चेचर है, मनेर है, शनुआर है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से आपके पत्थर एवं हड्डियों के औजार प्राप्त हुए। कैसे? पत्थर व हड्डियों के जो औजार हैं वो आपकी चिरांद, चेचर, मनेर, शनुआर। तो इनके जो वर्तमान में नाम क्या है? सारण, वैशाली, पटना, रोहतास। ठीक है। और फिर एक और आता है कि गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, नवादा और जमुई हैं, वहाँ से आपकी गुफा के चित्र प्राप्त हुए हैं, जो कि आपके 2500 ईसा पूर्व के हैं। कितने हैं? 2500 ईसा पूर्व के। ठीक। अब आता है आपका ताम्रपाषाण काल। तो जो ताम्रपाषाण काल था उसके जो अवशेष हैं वो आपके चिरांद से, सोनपुर, तारीहिट, चेचर, मनेर और शनुआर से प्राप्त हुए हैं। आपके ताम्रपाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और इसमें होता था क्या होता था? तो इसमें आपके तांबे का उपयोग होता था। ये आपको इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। पत्थर के औजार थे, उसके अतिरिक्त तांबे के भी औजार थे। जो कितने अवशेष लगभग कितने पुराने हैं? तो ये आपकी 1000 ईसा पूर्व के हैं। तो जो आपके पाषाण काल से संबंधित क्वेश्चन जो भी पूछेगा वो इन्हीं में से ही पूछ लेगा। वैसे बहुत ही कम इससे पूछे जाते हैं, पर अगर पूछता भी है तो इसी में से आपके आ जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं वैदिक काल। तो वैदिक काल से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा आपके एग्जाम्स में आते हैं। जैसे कि पूछ लेगा आपसे कि आर्यों द्वारा स्थापित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। जो वैदिक सभ्यता है वो कैसे कहते हैं? तो जो आर्य थे उन्होंने वैदिक सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा जाता है। और इस सभ्यता में वेदों पर आधारित थी। किस पर थी? वेदों पर आधारित थी, इसीलिए इसका नाम वैदिक पड़ गया था। ठीक है। अब वैदिक में भी आपके दो विभाजन हैं, यानी कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो जो पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड है वो आपका 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व है। उत्तर वैदिक का काल आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। फिर इसके बाद आएगा आपका कि पूर्व वैदिक काल, यानी कि ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार बिहार में नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक सभ्यता का जो विस्तार है वो बिहार में कहाँ से हुआ है? तो इसको घुमा दिया उसने एग्जामिनर ने। तो आपको कहना क्या है कि इसका जो विस्तार है वो बिहार क्षेत्र में नहीं हुआ है। ठीक है। फिर आता है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों का जो विस्तार है वो गटक नदी के तट तक बिहार के क्षेत्र में हुआ है। कहाँ तक हुआ है? गटक नदी के क्षेत्र तक। ठीक। गटक नदी, ये याद रखिएगा। इसी में हम आगे बढ़ेंगे। आगे आएगा आपका कि बिहार के भौगोलिक क्षेत्रीय जो प्रथम चर्चा है वो शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त हुई मिलती है। और शतपथ ब्राह्मण कितना पुराना है? तो इसकी जो रचना हुई थी वो आपकी 800 ईसा पूर्व की रचना मिलती है। ठीक। इसमें क्या है? तो इसमें बिहार की चर्चा विधेय के रूप में की गई है, जो कि तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें जो बिहार है उसकी भौगोलिक जो रचना है वो कैसी की गई है? तो जो बिहार की रचना है वो विधेय के रूप में की गई है, जो कि आपका तिरहुत मिथिला क्षेत्र को दर्शाता है। ठीक। अब आएगा कि ऋग्वेद में बिहार को कीटक एवं वृत्ति शब्द से संबोधित किया है। तो क्वेश्चन एग्जामिनर क्या पूछेगा कि जो ऋग्वेद है उसमें बिहार को किस शब्द से संबोधित किया गया है? तो उसमें बिहार को किससे? तो कीकट और वृत्ति शब्द से संबोधित किया गया है। किसको? तो बिहार को। और किस में? तो ऋग्वेद में। 12 पुराण में किस में? तो 12 पुराण में आपका कीटक को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। जो 12 पुराण है उसमें क्या, जो कीटक है, कीटक को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। ठीक है। अब ये हो गया हमारा वैदिक और उत्तर वैदिक। अब आता है महाजनपद काल। तो आपको पता ही होगा कि महाजनपद काल का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी 6ठी ईसा पूर्व में अवंतर निकाय एवं भगवती सूत्र से 16 महाजनपद काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो 16 महाजनपदों की जो जानकारी है वो किससे प्राप्त होती है? तो अवंतर निकाय और भगवती सूत्र से। ठीक है। अब इसमें भी जो विस्तार क्षेत्र था वो विस्तार क्षेत्र आपका कितने में आता है? तो वो आपके 3 महाजनपद का विस्तार क्षेत्र बिहार में था। जो 16 महाजनपद हैं तो 16 महाजनपद में भी 3 महाजनपद ऐसे थे जिनका जो विस्तार क्षेत्र था वो आपका बिहार में था। ठीक है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जो 16 महाजनपद हैं उसमें से कितने क्षेत्र ऐसे हैं जो बिहार के अंतर्गत आते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा 3 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से? तो बच्छी और लच्छवी, मगध और अंग। ये जो क्षेत्र हैं आपके ये 16 महाजनपद के बिहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अंग में कौन कौन सा है? तो भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र आता है। मगध में पटना, गया, नालंदा आता है। और वच्छी और लच्छवी में वैशाली, मुजफ्फरपुर क्षेत्र आते हैं। ठीक है।
और बच्ची संघ से संबंधित जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी हम देख लेते हैं। जैसे कि बच्ची संघ 8 राज्यों का संघ था। जो बच्ची संघ था वो आपके 8 राज्यों का संघ था, इसीलिए इसे अठकुल भी कहते थे। क्या? अठकुल। अब क्वेश्चन पूछेगा अठकुल किसे कहते थे, तो अठकुल आपका बज्जी संघ होता है। कौन कौन से 8 राज्य थे, तो आपका बज्जी था, लक्षवी था, ज्ञात्रक था, विधे, उग्र, भोग, कुरु और इक्ष्वाकु। ये जो 8 जनपद थे आपके बच्ची संघ में, ठीक है। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो जो बच्ची की जो राजधानी थी वो आपकी लिच्छवी में थी। कहाँ पर? लिच्छवी में, ठीक। और लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी, तो वो आपकी वैशाली थी। वैशाली नगर की स्थापना किसने की थी, तो वैशाली नगर की जो स्थापना थी वो आपकी विशाल ने की थी। और विशाल ने की थी इसीलिए इस नगर की जो नाम है वो आपका वैशाली पड़ गया था, ठीक है। आई होप आपको पसंद आ रहा होगा, समझ आ रहा होगा। फिर है कि लिच्छवी के अतिरिक्त जो मिथिला के जो विधेय तथा कुंडलग्राम में यात्रक बच्ची संघ के प्रमुख जनपद थे। किसके? बच्ची संघ के प्रमुख जो जनपद थे आपके विधेय और यात्रक, ठीक। आगे है कि विश्व के प्रथम गणतंत्र की संज्ञा किसे दी गई है, तो विश्व के जो प्रथम गणतंत्र की संज्ञा है वो आपके बच्ची संघ और लिच्छवी संघ को दी गई है। बच्ची संघ में कितने राज्य आते हैं, तो आपके 8 राज्य आते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर आता है कि मगध जनपद। तो मगध जनपद के अंतर्गत क्या क्या आते हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इससे। कि मगध की जो राजनीतिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारण से सभी जनपदों में सबसे अधिक शक्तिशाली था। जो मगध जनपद था वो आपके हर तरीके से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जनपद था। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी जो राजधानी थी वो आपकी गिरिव्रज या राजगिरी थी, जो कि आपकी 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसीलिए गिरिव्रज, क्या? गिरिव्रज कहते थे इसे। 5 पहाड़ियों के चारों ओर से ये पूरा घिरा हुआ था, इसलिए इसे गिरिव्रज कहते थे, ठीक है। फिर है कि जो मगध का विस्तार है वो मुख्यतः कहाँ से कहाँ तक था, तो ये जो मगध का विस्तार है वो आपका पटना से गया तक था। कहाँ से? पटना से गया तक, ठीक। और इसका जो वर्णन है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो मगध एवं अंग जनपद का जो वर्णन है वो सबसे पहले अर्थवेद में मिलता है। कहाँ पर? अर्थवेद में, ठीक। अब आता है आपका अंग महाजनपद। 2 हो गए आपके। अब आएगा अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद का जो विस्तार क्षेत्र है वो आपका भागलपुर से मुंगेर के क्षेत्र में आता है। भागलपुर से मुंगेर के क्षेत्र में, ठीक। और अंग जनपद की राजधानी क्या थी, तो चंपा थी, ठीक है। अंग जनपद के अंतिम शासक कौन थे, तो वो आपके बृहद्रथ थे, जिनको हराकर जो मगध शासक थे बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। किसने? बिंबिसार ने, ठीक। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे कि मगध का जो उत्कर्ष एवं राज्यवंश, मगध से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मगध में किस किस का राज्यवंश रहा था वो क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे कि मगध की स्थापना किसने की थी, तो मगध राज्य की जो स्थापना थी वो आपकी बृहद्रथ ने की थी। किसने की थी? बृहद्रथ ने। बृहद्रथ के बाद उनके पुत्र जरासंध ने इस वंश को सबसे प्रसिद्ध शासक थे। अब जो मगध जो बृहद्रथ थे उनके जो पुत्र थे जरासंध, वो इस वंश के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध शासक हुए थे, ठीक। अब है कि जरासंध को भीम ने द्वंद्व युद्ध में पराजित कर उसका वध किया था, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या होगा, जैसे कि ये हो जाएगा कि मगध की स्थापना किसने की थी? बृहद्रथ ने। और प्रसिद्ध शासक कौन था, तो जरासंध था, जो कि बृहद्रथ के पुत्र थे। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। जिसमें ब्लू से जो हो रखा है ना वो आपके इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट होंगे वो हम आपको बताते चलेंगे, पर हम इसमें आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं ताकि जो एग्जामिनर है वो कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आपका बाहर, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। फिर आता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो मगध की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो राजगिरह थी। राजगिरह जिसे हम गिरिव्रज भी कहते हैं। और गिरिव्रज क्यों? क्योंकि ये 5 पहाड़ियों से आपस में घिरा हुआ था, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित क्षेत्र था। फिर है कि मगध आपका उर्वर भूमि, नदियों की उपलब्धता, खनिज, वन संसाधन की उपलब्धता के कारण आर्थिक रूप से भी संपन्न था। जो मगध था वो आर्थिक रूप से भी संपन्न था, ठीक। फिर है कि बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो बृहद्रथ वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपके रिपुंजय थे। कौन थे? रिपुंजय। अब ये आपका जो मगध का जो आता है, तो जो जरासंध वंश के बाद इसके बाद आएगा आपका हर्यक वंश। मगध पर फिर किसने किया था, तो हर्यक वंश ने। तो हर्यक वंश के शासक की जो स्थापना थी वो किसने की थी, तो इस वंश की स्थापना आपकी बिंबिसार ने की थी। और इसका जो काल पीरियड था वो आपका 544 से लेकर 412 तक, तक इसका कार्यकाल रहा था, ठीक है।
और जो बिंबिसार हैं इसे ही आपके वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि मगध का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो बिंबिसार को मगध का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, फिर है कि बिंबिसार ने विवाह नीति द्वारा साम्राज्य विस्तार को प्रश्रय दिया था। बिंबिसार क्या करते थे कि विवाह के तौर पर भी साम्राज्य को विस्तार देते थे। ठीक है, क्योंकि उनकी जो पहली पत्नी थी वो कौशल देवी थी, जो कि कौशल की राजकुमारी थी, और इस विवाह से उन्हें जो दहेज में क्या मिला था, तो जो काशी का क्षेत्र था वो उन्हें दहेज में प्राप्त हुआ था। ठीक है, दूसरी पत्नी उनकी चेहलना यानी कि चेलन्ना थी, जिनसे लक्ष्मी के राजा चेटक की पुत्री थी। कहाँ की थी? लक्ष्मी की राजा चेटक की थी, जिससे इन्हें लक्ष्मी का राज्य प्राप्त हुआ था। तीसरी पत्नी इनकी क्षेमा थी। कौन थी? क्षेमा। और इन्हें अब क्या मिला था, तो पंजाब के मद्र की राजधानी थी, राजकुमारी थी, और इन्हें पंजाब का जो मद्र क्षेत्र था वो भी इन्हें प्राप्त हो गया था। तो इनका मेन मोटिव क्या होता था कि विवाह के जरिए अपने साम्राज्य का विस्तार करना। ठीक है, फिर आगे है कि बिंबिसार ने अवंती के शासक चंद्रप्रभोत के साथ मैत्री संबंध बनाए थे। ठीक है, फिर है कि बिंबिसार ने चंद्रप्रभोत के उपचार के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था। किसको भेजा था? जीवक को भेजा था चंद्रप्रभोत के उपचार के लिए। ठीक, फिर है कि बिंबिसार की जो हत्या है वो उनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो बिंबिसार की जो हत्या थी वो कब हुई थी, तो 492 ईसा पूर्व में हुई थी, और इनकी मृत्यु उनके पुत्र अजातशत्रु ने की थी। और इसी के कारण जो अजातशत्रु थे वो भी अपने पुत्र के द्वारा ही मारे गए थे शासक के लिए। ठीक है, तो अब अजातशत्रु का शासनकाल आ जाता है। इनका टाइम पीरियड क्या था, तो 492 से लेकर 460 तक इनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक, और ये हर्वंक वंश के शासक थे। ठीक, और इसके बाद जो वास्तविक नाम क्या था, तो अजातशत्रु थे, उनका जो वास्तविक नाम था वो आपका कुड़िक था। क्या था? कुड़िक। ठीक, आगे है कि बिंबिसार एवं कौशल देवी की मृत्यु के बाद कौशल के राजा प्रसेनजीत ने काशी वापस ले लिया, जिस कारण प्रसेनजीत का संघर्ष अजातशत्रु से हुआ था। जो बिंबिसार थे और कौशल देवी की जब मृत्यु हो गई थी, तो जो कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, उन्होंने जो काशी दहेज में दी थी वो वापस ले ली थी। ठीक है, काशी जो कौशल देवी थी उनकी पहली पत्नी, तो उन्हें दहेज में काशी प्राप्त हुई थी। जब वो खत्म हो गई थी तो उन्होंने काशी को वापस ले लिया था, जिसके कारण अजातशत्रु से उनका हमेशा ही झगड़ा रहा था। ठीक है, अब फिर है इसके बाद आएगा कि बाद में अजातशत्रु का विवाह जो था वो प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से हो गया था। किससे हुआ था? जो प्रसेनजीत थे उनकी पुत्री वाजिरा से अजातशत्रु का विवाह कर दिया गया था। फिर अजातशत्रु ने बज्जी संघ और मल्लों को पराजित किया था। अजातशत्रु ने किसको? तो बज्जी संघ और मल्लों को अजातशत्रु ने पराजित किया था। साथ ही जो अजातशत्रु थे वो जैन धर्म को मानते थे। ठीक, और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वो मानते तो जैन धर्म को थे लेकिन बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, अब आगे आएगा कि जो अजातशत्रु ने 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। क्वेश्चन क्या आता है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब, कहाँ, किसने कराया था? तो जो प्रथम बौद्ध संगति थी उसका जो आयोजन है वो आपका अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। कब? तो 483 में। और कहाँ हुआ था? तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक, फिर आता है कि शिन्नल अनुश्रुति के अनुसार 460 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। उदयन कौन थे? तो वो अजातशत्रु के पुत्र थे, और उन्होंने राज सिंहासन पाने के लिए उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसका क्वेश्चन घुमा के एग्जामिनर ये भी पूछता है कि वह कौन था जिसने राज सिंहासन के लिए अपने पिता की हत्या की थी और उसी वजह से खुद भी मारा गया था, तो वो आपके अजातशत्रु थे। ठीक, अब आ जाता है उदयन। ठीक, तो उदयन या उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई थी। कहाँ बनाई थी? राजगृह से हटा के पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली थी। और इनके 3 पुत्र थे। कौन कौन थे? अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। नागदशक इस वंश के अंतिम शासक हुए थे, और इनकी हत्या कर शुंग जो शिशुनाग थे उन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, कब? और इसका शिशुनाग वंश का कार्यकाल क्या है? तो 412 से लेकर 344। कितना है? 412 से लेकर 344 तक है। ठीक, शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, और उनकी जो राजधानी थी वो उन्होंने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया था। शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित कर अवंती को मगध में मिलाया था। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अवंती जो है उसे मगध में किसने मिलाया था? तो शिशुनाग वंश ने बनाया। जो शिशुनाग थे उन्होंने अब जो अवंती था उसे मगध में मिला लिया था। ठीक है, फिर है कि इसके अतिरिक्त जो शिशुनाग थे उन्होंने वत्स और कौशाम्बी को भी मगध में शामिल किया था। जो वत्स और कौशाम्बी था उसे भी शिशुनाग ने ही अपने शासन में शामिल कर लिया था। ठीक, फिर शिशुनाग की मृत्यु कब हुई थी? तो 394 में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना। कौन बने थे? कालाशोक। ठीक है, जिसे पुराणों में
कवड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काकवड़ भी कहा जाता है। जो कालाशोक थे उन्हें पुराणों में काकवड़ भी कहा गया है। और कालाशोक के समय जो मगध की राजधानी थी वो आपकी पाटलिपुत्र हो गई थी। उन्होंने क्या किया था? पाटलिपुत्र चेंज कर दी थी। लेकिन जब कालाशोक शासन पर राजगद्दी पर बैठे तो उन्होंने वापस मगध की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र कर दी थी। ठीक है। फिर आता है कि कालाशोक आपके 383 में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति की थी। पहली बौद्ध संगति कब हुई थी? तो अजातशत्रु के में। फिर जो दूसरी बौद्ध संगति थी वो आपके कालाशोक के टाइम पीरियड में हुई थी। 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर? तो वैशाली में हुई थी। ठीक है। फिर है कि कालाशोक की मृत्यु के बाद उनके 10 पुत्र थे। 10 पुत्रों ने शासन चलाया और उसके बाद जो शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो आपके नंदी वर्मन थे। कौन थे? नंदी वर्मन। और नंदी वर्मन की हत्या कर नंद वंश की स्थापना हुई थी। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्मानंद ने की थी। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 344 से लेकर 331 तक रहा था। अब धीरे धीरे आपका मौर्य साम्राज्य आने वाला है। ठीक है। तो शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना की थी, जिसे पद्मानंद ने एक राट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण की थी। जो महापद्मानंद थे उन्हें महापद्मानंद ने एक राट तथा एक छत्र की उपाधि धारण की थी। और पाली ग्रंथों में महापद्मानंद को उग्रसेन भी कहा गया है। क्या कहा गया है? उग्रसेन। तो उग्रसेन किसको कहा गया है? तो महापद्मानंद को। पुराणों में इसे परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा गया है। जो पुराण है, अब क्वेश्चन पूछेगा कि परशुराम का दूसरा अवतार किसे कहा गया है पुराणों में, तो आपके महापद्मानंद को ही कहा गया है। ठीक। आगे आएगा कि महापद्मानंद ने पंचाल, इक्ष्वाकु, काशी, अश्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्यों को पराजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। अब तक 321 ईसा पूर्वी तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था वो आपके महापद्मानंद के समय में ही हुआ था। हुआ तो काफ़ी लोगों ने मगध में बहुत सारे साम्राज्यों को मिलाया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विस्तार हुआ था वो आपके महापद्मानंद ने ही किया था। ठीक है। व्याकरण के जो महान विद्वान पाणिनि हैं उन्होंने वो महापद्मानंद के समकालीन थे। अब क्वेश्चन क्या आएगा? एग्जामिनर क्या पूछेगा आपसे? वो पूछेगा कि जो पाणिनि हैं, पाणिनि किस शासक के समकालीन है? तो आपका आंसर हो जाएगा वो आपके महापद्मानंद के शासन के समकालीन थे। ठीक। और जो महापाणिनि थे उन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। इसके बाद है कि इस वंश का जो अंतिम शासक कौन था? तो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो आपके घनानंद थे। कौन थे? घनानंद। और घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर भारत पर आक्रमण करने आया था। तो जो सिकंदर था वो कब भारत पर आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत का जो शासक था वो आपके घनानंद थे। ठीक है। फिर आता है कि नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफ़ी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से ही सिकंदर की सेना ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। जो सिकंदर था और सिकंदर की जो सेना थी उसने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था, क्योंकि जो नंदवंश थे उनकी आर्थिक और सैन्य रूपी काफ़ी संपन्न था। अब ये हमारा जो नंदवंश था वो अब यहाँ ही हमारा समाप्त होगा। अब हमारा स्टार्ट होगा मौर्य वंश। क्या होगा? मौर्य वंश। ठीक है। मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड रहा है वो 321 से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा है। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वो चाणक्य की सहायता से की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चाणक्य थे। ठीक है। अब चंद्रगुप्त को जस्टिन और स्ट्रैबन ने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस भी कहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि वह कौन थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस कहा था? तो वो आपके जस्टिन और स्ट्रैबन थे। ठीक है। इसके बाद जो प्यूटार्क और एरियन थे उन्होंने चंद्रगुप्त को एडोकोटस कहा था। क्या कहा था? एडोकोटस। ठीक है। फिर इस सहायता से 321 में उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। इसी के आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया और युद्ध के पश्चात संधि हुई। और संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान और हेरात का क्षेत्र प्राप्त हुआ था। बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। क्या दिए थे? 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है। तो 305 में सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे सेल्यूकस निकेटर, उसके साथ चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था। और युद्ध के बाद वो संधि हुई थी। क्या हुई थी? संधि हुई थी। और संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कांधार, मकरान और हेरात क्षेत्र प्राप्त हुआ था। और उसके बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। ठीक है। फिर आता है कि युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य का जो विवाह था वो यूनानी राजकुमारी कौन थी? यूनानी राजकुमारी थी हेलन थी कार्नेलिया। आपने अगर चंद्रगुप्त मौर्य का सम्राट अशोक अगर आपने नाटक देखा होगा तो उसमें इसमें दिया गया है हेलन। तो हेलन से उनकी शादी कर दी गई थी। और ये किसकी पुत्री थी? तो ये सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। ठीक है। कौन? हेलन।
उनसे इनकी शादी हो गई थी। फिर है कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में राजदूत कौन भेजे थे, तो मेगास्थनीज भेजे थे। कौन भेजे थे, मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने किसकी रचना की थी, तो इंडिका की रचना की थी, जिससे हमें मगध साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य के बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आगे है कि चंद्रगुप्त मौर्य की साम्राज्य का विस्तार उत्तर में हिंदू कुश पर्वत इराक तक था, दक्षिण में कर्नाटक तक था, पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी राजगद्दी त्यागकर श्रावण बेलगोला में चले गए थे कर्नाटक, और उन्होंने चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे, और जिसके बाद उन्होंने जैन धर्म को मानते थे। और 294 ईसा पूर्व में उसने जैन उपवास पद्धति सिलेखना के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। सिलेखना में क्या होता था कि मनुष्य अपना खाना पीना सब छोड़ देता था, कुछ भी ग्रहण नहीं करता था, जिसके जरिए उनके प्राण निकल जाते थे। ठीक है, कांच का जो टाइम पीरियड था वो 298 से लेकर 272 तक रहा था। तो इसमें उन्होंने क्या क्या किया था, इससे संबंधित क्या क्वेश्चन होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो जो चंद्रगुप्त थे उनके जो उत्तराधिकारी थे वो आपके बिंदुसार थे। ठीक है, जिन्हें अमित्रघात और सिंह सेन भी कहते हैं। तो अमित्रघात किसका नाम है, बिंदुसार का। सिंह सेन भी आपका बिंदुसार का नाम है। ठीक है, फिर है कि स्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटीओकस यानी कि डायमेकस नामक राजदूत जो था वो बिंदुसार के दरबार में ही आया था। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि डायकेमेकस जो थे वो किसके दरबार में आए थे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिंदुसार के दरबार में आए थे। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी, फिलाडेल्फस और डायनोसियस नामक राजदूत आए थे। अब क्या आएगा कि जो डायनोसियस थे या फिर टालमी थे वो किस देश के थे, साथ ही वो किसके दरबार में राजदूत बनकर आए थे, तो ये मिस्र देश के राजा थे टालमी, जिनके फिलाडेल्फस और डायनोलोसिस जो थे राजदूत बनकर आए थे। ठीक है, और फ्रेंड्स अगर आपको ये अच्छे से तैयारी करनी है तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, या फिर इनके जो स्क्रीनशॉट हैं उन्हें लेकर बढ़िया से नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आगे है आपका कि बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को भेजा था। अशोक किसके पुत्र थे, तो बिंदुसार के। ठीक, अशोक के दादा का नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य। और कहाँ के विद्रोहों को दबाने के लिए, तो तक्षशिला के विद्रोहों को दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा था। ठीक है, फिर है जो बिंदुसार थे वो आपके आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। किसके थे, आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। अब अशोक का टाइम पीरियड आता है, तो अशोक का जो टाइम पीरियड था वो आपका 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक रहा था। ठीक है, और इन्हें कहाँ का, तो इन्हें उज्जैन का राज्यपाल थे। कहाँ के थे, जब मौर्य वंश के जब अशोक जब गद्दी पर बैठे थे उस टाइम पे अशोक उज्जैन के राज्यपाल थे। ठीक है, फिर है कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। जो पुराण है पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है अशोक को। ठीक है, और जो अभिलेख है आपका मास्की और गुर्जरा अभिलेख उसमें अशोक कहा गया है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख से अशोक कहा गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि वह कौन से अभिलेख हैं जिन पर अशोक को अशोक कहा गया है, तो वो आपके मास्की और गुर्जरा अभिलेख है। ठीक है, आगे रहेगा आपका कि सिंहल अनुश्रुतियों यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी प्राप्त की थी। जो बौद्ध ग्रंथ है कौन सा है, सिंह अनुश्रुति, उसके अनुसार जो अशोक थे अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर कर गद्दी प्राप्त की थी। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें दिया गया है कि अशोक ने अपने भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, तो वो आपका सिंह अनुश्रुति है। ठीक है, फिर आता है कि अशोक ने अपने शासनकाल में 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था, कलिंग को मगध में शामिल किया था। और कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसके बाद अशोक ने जो युद्ध नीति थी वो समाप्त कर दी थी। ठीक है, और फिर है कि कलिंग युग का जो वर्णन है वो कौन से शिलालेख से प्राप्त होता है, तो वो आपके 13वें शिलालेख से अशोक के कलिंग युग का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक है, और जो अशोक थे जब कलिंग युद्ध हो गया था तो उसके बाद अशोक ने वहाँ पे जो नरसंहार हुआ था उसको देखते हुए उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, आगे आएगा आपका कि दिव्यादान। तो दिव्यादान के अनुसार जो उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अब क्वेश्चन आता है कि अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो वो आपके उपगुप्त ने दी थी। और ये किस में दिया गया है, तो ये आपके दिव्यावदान में कहा गया है। ठीक, अब आता है कि अशोक ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए थे, वो इसमें है कि अशोक ने अपने शासनकाल के 9 साल बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की थी।
12वें वर्ष अपने नगाली सागर की यात्रा की थी। 13वें वर्ष धम्म का शिलालेख का अंकन किया था। 14वें वर्ष धम्म महामात्रों की नियुक्ति की थी। साथ ही 20वें वर्ष उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, और उन्होंने जो कर था वो घटाकर 1/8 कर दिया था। ठीक, आगे रहेगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा एग्जामिनर, वो पूछेगा कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था। तो आंसर हो जाएगा पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक, फिर जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसका आयोजन अशोक ने ही करवाया था। ठीक, फिर अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद उनकी जो मृत्यु थी वो 232 में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद उनके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया था, 10 उत्तराधिकारी। ठीक है, जिसमें कुडाल, बंधुपंती, इंद्रपाली, दशन, दशरथ, संप्रति, शाली, शुलुक, देववर्धन, सातधनुष और बृहद्रथ। और इसके जो शासन मौर्य वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपके बृहद्रथ थे। और जो मौर्य वंश का जो शासन काल का जो टाइम पीरियड था वो आपका 137 वर्षों तक चला था। तो ये जो आपका इसका इतिहास था, हमने आपको बताया था कि 2 इतिहास हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपका वैदिक इतिहास और साथ ही आपका पाषाण काल कंप्लीट होता है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपकी बौद्ध धर्म या जैन धर्म से संबंधित रहेगी। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, फिर जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको कराएंगे ये बौद्ध धर्म और जैन संगतियाँ हो गई, फिर शोंग वंश हो गया, कुषाण वंश हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम द्वितीय हो जाएगा। इसके बाद आएगा हमारा इतिहास हो गया, राजधानी हो गई, अर्थशास्त्र हो गया। उसके बाद हमारा क्या आएगा, मध्यकालीन बिहार का इतिहास आ जाएगा। मध्यकालीन बिहार के इतिहास से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।